हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो आर्ट्स विभाग यानी कि हिस्ट्री, जिनका भी हिस्ट्री हो उनके लिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर मैं जो भी बताऊँगा वो लगभग आ चुके हैं और आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन आप जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 मार्क्स यानी कि 2 अंक के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन का क्या कारण था। देखिए, ये प्रश्न आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। ये आपका 2010 के आसपास है, 10/11 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो प्रश्न आपका है कि चंपारण आंदोलन का क्या कारण था। तो आंसर इसका सुनिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। जब भी आप जवाब लिखिएगा तो इस तरह से ही कुछ क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है वो ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि सटीक आपका आंसर हो जाएगा। तो चंपारण आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, हर बीघे ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती किसान को करना पड़ता था। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो यहाँ भी कुछ कारण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर बीघे ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती किसान को करना पड़ता था। दूसरा कारण है कि नील उत्पादित भूमि बंजर हो जाती थी। जब उस ज़मीन पर ये उत्पादित किया जाता था तो वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। तीसरा है कि नील की खेती अंग्रेज किसानों को कुछ नहीं देते थे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नील की खेती जो किसान करते थे तो उसे अंग्रेज कुछ भी नहीं देते थे। चौथा कारण आपका हो जाएगा कि नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज अत्यधिक अत्याचार करते थे। तो इतना सारा कारण आपको लिखना होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हैं, मिनिमम 50 से 60 शब्द। तो ये आपका हो गया चंपारण आंदोलन का क्या कारण था। पहला आपका है कि हर बीघे ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती किसानों को करना पड़ता था। नील उत्पादित जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी। नील की खेती अंग्रेज किसानों को कुछ नहीं देते थे। चौथा कारण आपका है कि नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज अत्यधिक अत्याचार करते थे। इस कारण आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। तो देखिए, 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम में आपका पहला आ जाएगा देवगढ़, जो कि झांसी में है, और दूसरा आपका भीतरगाम, जो कि कानपुर में है। तो ये इस प्रश्न का आंसर आपका हुआ है। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम, तो पहला आपका देवगढ़ झांसी और दूसरा भीतरगांव कानपुर। तीसरा आपका प्रश्न है कि भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दें। तो देखिए, आंसर इसका आप ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। देखिए, भारत का सबसे पुराना सिक्का अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? आहत। इनका चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। ये चांदी और तांबा के बने थे। किसके बने थे? चांदी और तांबा के। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने थे। इन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। तो भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय में मैंने आपको क्या बताया कि भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। इनका चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। ये चांदी और तांबा के बने थे। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने थे। इन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। तो ये था। चूँकि अब लघु उत्तरीय प्रश्न है तो मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वर्ड्स की कुछ लिमिटेशन होती है। तो इतना आप लिखिएगा तो आपका 2 अंक तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि इंडिका किसकी रचना है? इसमें निहित विवरण किस विषय पर है? जैसा कि आपको मालूम है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका में निहित विवरण राजनीतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विषय पर है। तो ये हुए अभी तक आपके कितने प्रश्न? 4 प्रश्न हुए। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 5 नंबर है आपका कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है।
वस्तुतः किसी की वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 है आपका, और ईस्वी में पूछे तो 90 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपका हुआ कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपने आंसर अभी पढ़ा कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका काम आ सकता है कि मृत्यु की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 का निरंतर बल होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयुकाल 5568 यानी कि 90 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो देखिए जवाब आप कैसे लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बताया हूँ कि जब भी आप आंसर लिखिएगा तो जो भी क्वेश्चन का कुछ पार्ट है वो आप ले लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला आपका है बाढ़। इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे थे, अतः बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया। तो पहला रीजन क्या है, बाढ़। दूसरा है अग्निकांड। खुदाई में जली हुई मोटे स्तरों की प्राप्ति से कुछ विद्वान अग्निकांड से इस सभ्यता की पतन के कारण थे। देखिए अग्निकांड का मतलब खुदाई में जली हुई, यानी कि भीषण अग्निकांड हुआ होगा जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तीसरा आपका है बाह्य आक्रमण। अधिक बाहरी कारण भी इसके पतन के कारण थे, यानी कि आक्रमण। तो तीन प्रमुख कारणों में कौन कौन है, पहला आपका हो गया बाढ़, दूसरा हो गया अग्निकांड और तीसरा हो गया बाह्य आक्रमण। चूँकि जवाब लिखते समय ये मुख्य बिंदुओं पर बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। तो पहला आपका हुआ बाढ़, दूसरा हुआ अग्निकांड और तीसरा हो गया बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए तो जवाब क्या होगा कि अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान में हुआ था। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान में हुआ था। वह अरबी, फारसी कई भाषाओं का जानकार था। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग कितने प्रश्न पढ़ चुके हैं, 7, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 8वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए ये सब के सब एग्जाम में आ चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड कर करके आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न आपका है 8 नंबर कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए जवाब क्या है आपका, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण कारतूसों में लगी सूअर और गाय की चर्बी थी। नई स्वफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पूर्व कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गाय और सूअर की चर्बी को अपने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः इनका भड़कना स्वाभाविक था। इसलिए 1857 के विद्रोह का ये प्रमुख कारणों में से एक था। क्या कारण था, देखिए एक नई बंदूक आई थी जिसमें उसको गोली भरने से पूर्व उसको दांत से छीलना पड़ता था। अब क्या था उसमें कि सूअर और गाय की चर्बी थी। तो सूअर जो है मुसलमानों के लिए और जो गाय की चर्बी थी वह हिंदुओं के लिए। तो जाहिर सी बात है कि भड़कना स्वाभाविक था क्योंकि धर्म के विरुद्ध था। तो इसलिए ये प्रमुख कारण आपका हो गया 1857 के विद्रोह का। तो आपको बिल्कुल ही, आप ऐसा ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न आपका है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। जवाब आपका है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि इंडिका को किसने लिखा, तो मेगास्थनीज। तो पहला पॉइंट आपका है कि मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो जवाब आपका हो जाएगा कौटिल्य। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र
कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीसरा है विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस को किसने लिखा, तो विशाख दत्त ने। इस प्रमुख ग्रंथ में नंद वंश का चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। और चौथा आपका है अशोक के शिलालेख। स्थान स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख भी मौर्य काल के स्रोत हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो प्रमुख स्रोत आपका क्या हो जाएंगे, मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा आपका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा आपका है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और चौथा आपका है अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर जो है वो है गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। अब गौतम बुद्ध के बारे में बिल्कुल जानकारी होगी आपको। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील थे। इनका विवाह यशोधरा से हुआ तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है और इस दुख का कारण तृष्णा है। उनके सामाजिक आचरण के कुछ नियम हैं। पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। चूँकि लघुत्तरीय प्रश्न है तो मैं इससे ज़्यादा आपको आंसर बता नहीं सकता हूँ, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 1942 ईस्वी में हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो जा रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ, 1942 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण आपका है द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए पहला कारण में आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और ज़रूरी वस्तुओं की कमी से जनता की परेशानी। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या में पहला आपका है ये, आखिर ये क्यों हुआ आंदोलन। तो पहला आपका हो जाएगा कारण द्वितीय विश्व युद्ध। आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और ज़रूरी वस्तुओं की कमी से जनता की परेशानी। दूसरा आपका है क्रिप्स मिशन की असफलता। इस मिशन ने भारतीयों के पूर्ण स्वराज्य के बदले डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कह भारतीयों को निराश किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट 11 नंबर आपका कि बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चलते हैं, आपका जो 11 नंबर का आंसर है कि बलबन की निम्नलिखित उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला, चालीसा दल को ख़त्म किया। दूसरा, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। अच्छा, चालीसा दल को ख़त्म किया बलबन ने, और शुरू किसने किया था, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चालीसा दल को किसने शुरू किया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चालीसा दल को ख़त्म तो बलबन ने किया। दूसरा, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। तीसरा, नवरोज उत्सव की शुरुआत की। चौथा, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था किसको, बलबन को। पांचवा, सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। नेक्स्ट है आपका सैन्य विभाग, दीवाने आरिज की स्थापना। नेक्स्ट है बलबन का पोता गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अगर प्रश्न पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बलबन का पोता। तो बलबन की निम्नलिखित उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला आपका है चालीसा दल को ख़त्म किया। दूसरा है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। तीसरा है नवरोज उत्सव की शुरुआत की। चौथा, ईश्वर का प्रतिनिधि। पांचवा आपका है सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सैन्य विभाग, दीवाने आरिज की स्थापना। और लास्ट पॉइंट आपका जो 7 नंबर है वो बलबन का पोता गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है आपका कि कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। तो देखिए जवाब इसका है
कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका। 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए एवं तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का प्रबल आलोचक था। उनका ध्येय था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होना चाहिए। वे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का विरोध करते थे। प्रश्न आपका था कि कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। तो कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए एवं तरुण दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का प्रबल आलोचक था। उनका ध्येय था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होना चाहिए। वे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का विरोध करते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर है कि मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपको मालूम है कि मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया? अकबर ने। अकबर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, मनसबदारों को दो, थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पे है, मनसबदारों को 2 पद, जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके टॉप 11 12 13 यानी कि 13, यानी कि ये हो गए टॉप 13 प्रश्न आपका, जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड थे और लघुतरीय प्रश्न 2-2 अंक के हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो बिल्कुल आपका सही है, लेकिन आप 2-2 नंबर पर भी थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टॉप 13 हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये बार बार आ भी चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना ज़्यादा है।